नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त है सत्याग्रह का। तो शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। कानपुर में पार्टी के दौरान बारबालाओं के डांस के दौरान जमकर चले लात घूसे मारपीट का वीडियो वायरल। घाटमपुर कोतवाली के मूसा नगर रोड का मामला। औरैया के 50 से अस्पताल में अश्लील हरकत के आरोप में बाबा की पिटाई। महिला ने बाबा पर बरसाए थप्पड़। बाबा की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र जंगल में सैलानियों ने किया हंगामा। जंगल में बाघ देखकर शोर मचाने का विरोध करने पर विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा की पंचशील ग्रीन सोसाइटी में जमकर हुआ हंगामा। पानी की किल्लत को लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का गुस्सा फूटा। पिछले 2 दिनों से सोसाइटी में नहीं हो रही है पानी की सप्लाई। बस्ती में पंचायती राज विभाग का एक और कारनामा सामने आया। बहादुरपुर में ग्राम पंचायत नौली में बनाए 2 सीटों वाला शौचालय को दुरुस्त करने का काम शुरू। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पदाधिकारियों की बैठक। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। विपक्ष ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर केंद्रीय एजेंसियों की रेड। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की मीट फैक्ट्री मिली गड़बड़ी को लेकर टीम कर रही जांच। कानपुर में गोल चौराहे के पास एक ऑटो में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते ऑटो आग का गोला बन गई। इस समय रहते ऑटो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अमरोहा में ट्रक ने बाइक सवार को 400 मीटर तक घसीटा। बाइक में आग लगने से जलकर हुई बाइक सवार की मौत। कोहरे के चलते हुआ हादसा। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया। शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर। पुलिस ने दोनों पर रखा था 50-50 हजार रुपए का इनाम। मुजफ्फरनगर में पुलिस की ओर और बदमाशों के बीच वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग। एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा फरार। गिरफ्त में आए शातिर बदमाश पर लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की। अमरोहा के धनौरा इलाके में मकान के लालच में बुआ और फूफा ने की इकलौते भतीजे की हत्या। नहर के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बस्ती में 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच कर किया पुलिस के हवाले। रुदौली इलाके के बिशुनपुरवा चौराहे की घटना। हाथरस में नाली के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। एक युवक को गोली लगने से मौत। सिकंदरा राव कोतवाली के क्षेत्र के भोरका गांव की घटना। औरैया के छलदा में दबंगों से परेशान महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया। पीड़ित महिला का आरोप, कुछ दबंगों ने उसके खेत पर किया है कब्जा। बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस का प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और पुतला फूका। बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूका। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर की नारेबाजी। रुड़की में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। झारखंड में जैन तीर्थस्थल सी समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बदलने की जगह जगह हो रहा है विरोध। कल हल्द्वानी जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। बनभूलपुरा में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लोगों से करेगा मुलाकात। रेलवे की जमीन से 4000 परिवारों को हटाने की तैयारी। हल्द्वानी वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के आने की आशंका को लेकर विभाग अलर्ट। वन विभाग की 4 टीमें लगातार कर रही मॉनिटरिंग। रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं होने दिया जाएगा अतिक्रमण। बढ़ती महंगाई के विरोध में देहरादून में विपक्ष का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर, तेल के बढ़ते दाम के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चिमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। काशीपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में उधम सिंह नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अधिकारी की तहरीर पर काशीपुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मसूरी के मॉल रोड पर हूटर बजाने को लेकर हंगामा। वीआईपी के सुरक्षा कर्मियों ने दबंगई दिखाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता को पीटा, बंदूक दिखाकर मारने की धमकी दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। 5 गाड़ियों के काफिले के साथ वीआईपी ने एंट्री की थी। रानी झील के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई। जिला योजना से मिले 15 लाख रुपए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया शिलान्यास। लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में हुई बैठक। सांस्कृतिक दलों ने बैठक में सरकार से 3 सूत्री मांग रखी। लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ाने, लंबित बिलों के भुगतान और सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण की मांग। टिहरी के अटाली गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर। ऋषिकेश का प्रयाग रेल लाइन के तहत हो रहा सुरंग का निर्माण। लोगों को खेतों और घरों में पड़ रही दरारें। पौड़ी जिले में छतरगढ़ बांगघाट पुल से बड़ी ग्रामीणों की समस्या। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। जरूरी सामान पाने के लिए महंगे दाम चुकाने को मजबूर हुए ग्रामीण। रुड़की भट्टा संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन न करने पर 40 ईंट भट्टों को नोटिस। नई जिगजैग ब्रिक तकनीक का नहीं कर रहे इस्तेमाल। उत्तर भारत के साथ उत्तराखंड में भी कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं।
G20 सम्मेलन की पहली बैठक को लेकर आगरा प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा। आला अधिकारियों ने डेलीगेशन के रूट का जायजा लिया। भीषण ठंड से पशु पक्षियों को बचाने के लिए कानपुर चिड़ियाघर ने किए खास इंतजाम। अजगर को उड़ाया गया कंबल, बाघ को हीटर से गर्मी दी जा रही, भालू को आइसक्रीम की जगह अंडे दिए जा रहे। अंबेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। आक्रोशित छात्राओं ने बंद कराई ओपीडी। टांडा एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाने में जुटे। जम्मू के राजौरी में 5 हिंदुओं की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरी करणी सेना। अलीगढ़ में करणी सेना के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने एसआई ऑफिस पर किया प्रदर्शन। ताजमहल के अंदर नमाज बंद करने और शिवरात्रि पर जलाभिषेक की मांगी अनुमति। एसआई ऑफिस पर दिया ज्ञापन। कौशाम्बी में विवादित जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेनों का घंटों से करते रहे इंतजार। आगरा मंडल से गुजरने वाली लगभग 10 ट्रेन अपने समय से कई घंटों की देरी से पहुंची। माघ मेले को लेकर योगी सरकार का फैसला। मेले में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। संतों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। गुना में फूड प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर किसानों में खुशी की लहर। फसल के सही दाम मिलने की गोंडा के किसानों को उम्मीद। आसपास के जिलों के किसानों को होगा फायदा। मीट प्लांट रेवन फूड पर इनकम टैक्स का छापा। 20 गाड़ियों में आए इनकम टैक्स के करीब 40 अधिकारियों ने की छापे की कार्रवाई। बुलंदशहर रोड पर स्थित है रेवन फूड्स की फैक्ट्री। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी का नारी शक्ति पर जोर। कहा साइंस के क्षेत्र में बड़ी महिलाओं की भागीदारी। दिल्ली के कंझावला कांड में पीड़ित लड़की की दोस्त की कॉल डिटेल की पड़ताल में जुटी पुलिस। सीसीटीवी में पीड़ित के साथ दिखी थी दूसरी लड़की। कंझावला कांड में रोहिणी के होटल कर्मचारी का बड़ा दावा। नशे में थी दोनों लड़कियों के बीच हुआ था झगड़ा। अमृतसर में सीमा पार से घुसपैठ की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों किया ढेर, हथियार भी बरामद। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में नाबालिग लड़की गैंगरेप के बाद हत्या। 5 लोगों पर आरोप। परिजनों ने कड़ी सजा की मांग की। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोहरे की वजह से ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर। 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मोटरसाइकिल के पीछे लगी ट्रॉली में बैठे थे लोग। पंजाब के जालंधर में कोहरे से हादसा। विजिबिलिटी न होने के चलते जम्मू कटरा हाईवे पर एक दूसरे से टकराई कई गाड़ियां। अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में एक घर में भड़की आग। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। आग लगने के कारणों का पता लगा रही पुलिस। केरल के सबरीमाला मंदिर में 3 कर्मचारियों की आग से झुलसकर घायल। मंदिर के पास मलिकापुरम इलाके में पटाखों के गोदाम में आग लगने से हादसा हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेन में चढ़ रहे यात्री का पैर फिसला। ट्रेन के नीचे गिरते यात्री को रेलवे पुलिस फोर्स के जवानों ने बचाया। लोग कर रहे दोनों की तारीफ। दिल्ली में हुई दरिंदगी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। अमरोहा में 18 वर्षीय मोनू की हत्या के मामले में अमरोहा पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में 4 दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। हत्यारोपी 4 दोस्त गिरफ्तार। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत जोड़ो यात्रा के चलते वाहनों की लंबी कतारें लगी। भारत जोड़ो यात्रा के चलते रूट डाइवर्ट किया गया। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी डीएस चौहान ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में तमाम जगहों पर स्थलीय निरीक्षण किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर मेले की व्यवस्था में जुटे अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मचा। आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में छाए काले बादल। आसपास कंपनियों को कराया गया खाली। जोशीमठ में सिंगदार वार्ड में 5 परिवारों को प्रशासन ने किया शिफ्ट। लोगों को कड़ाके की ठंड के बाद सड़क किनारे आग जलाकर अपने परिवार के साथ रात बिताई। नोएडा में नाले के निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेक्टर 100 लोटस ब्लूवर्ड गेट नंबर 1 के पास की घटना। बस्ती में 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल किया। एक बदमाश को ग्रामीण ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। हाथरस में नाली के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। एक युवक की गोली लगने से मौत। सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के भोरोका गांव की घटना। और रिया के छलदा में दबंगों से परेशान महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया। पीड़ित महिला का आरोप कुछ दबंगों ने उसके खेत पर किया है कब्जा। कर्णप्रयाग थराली में तहसील दिवस का आयोजन। तहसील दिवस में 41 शिकायत दर्ज हुई हैं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच चीन में तमिलनाडु के रहने वाले भारतीय मेडिकल छात्र अब्दुल शेख की हुई मौत की वजह साफ नहीं। परिवार ने विदेश मंत्रालय से लाई गुहार। शव को वापस लाने में मदद की मांग। और सत्याग्रह 70 के बाद चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा आज गाजियाबाद पहुंची। कांग्रेस के कई नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गाजियाबाद के लोनी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। लोनी में आम लोगों ने भी फूल बरसाकर राहुल गांधी और उनकी यात्रा का स्वागत किया। जब वो यात्रा लोगों के घरों के बाहर से गुजरी और जब
मौजपुर होते हुए गुजरी तो लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया, पुष्प वर्षा की गई। राजीव गांधी जी भी यहाँ से गुजरे थे, इन लोगों ने तब भी स्वागत किया था और आज राहुल गांधी भी यहाँ से जा रहे हैं तो उनका भी इसी तरीके से स्वागत किया। यात्रा में राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा, प्रमोद कृष्णम समेत कई नेताओं के अलावा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला शास्त्री पार्क पहुंचा। जोरदार स्वागत यहाँ पर राहुल गांधी का किया गया, पुष्पों की वर्षा यहाँ पर की गई है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों में बेहद ही उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से यहाँ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये देखिए सुरक्षा के भी बेहतर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों तक यूपी में रहेगी, जिसका अगला पड़ाव शामली से गुजरते हुए बागपत होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का दावा है कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही बताया है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय अत्याचार से बचना है, गलत जीएसटी से बचना है, तो हम सबको एक होकर के राहुल जी के साथ जाना होगा, तभी हम बच पाएंगे। यूपी में भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा काफी जोर शोर से निकाल रही है, जिसका तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के लोनी से शुरू हुआ। मंगलवार का शेड्यूल खत्म होने के बाद राहुल गांधी बागपत से वापस दिल्ली लौट आए। इसी दौरान गाजियाबाद के मंडोला गांव में किसानों ने राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए उनका रास्ता रोक दिया। ये किसान अपनी मुआवजे की मांग कर रहे थे। पहले से तय कार्यक्रम के तहत भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह 6 बजे बागपत के मवी कला से शुरू होगी और शामली पहुंचेगी। राहुल गांधी अब फिलहाल यहाँ नहीं रुकेंगे, वो वापस लौट गए हैं और सुबह यात्रा में वो यहाँ शामिल होंगे और उसके बाद जो कारवां है वो आगे की तरफ बढ़ निकलेगा। यूपी में यात्रा 2 दिनों तक जारी रहेगी और खासकर पश्चिमी यूपी से ही गुजरेगी। यात्रा के बागपत में पहुंचने से पहले ही रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने विधायकों और पदाधिकारियों को यात्रा का स्वागत करने के निर्देश दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अपने भाई राहुल गांधी का साथ देने के लिए आज प्रियंका गांधी भी गाजियाबाद के लोनी पहुंची। गाजियाबाद पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची और लोगों को बताया कि इस कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। अब ये मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर अपने भाई राहुल गांधी की छवि खराब करने और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। प्रियंका गांधी ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि लोग एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रख सकें। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, हम इस देश को बचा के रखेंगे। इसके पहले भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करते ही भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज कसने शुरू कर दी। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी के पास न तो नेता है और न ही नीति है और कांग्रेस अपने साथियों को जोड़कर नहीं रख सकती, तो राहुल गांधी भारत को क्या जोड़ पाएंगे। जितने भी ये विपक्षी दल हैं पूरी तरह चुके हुए हैं। एक भ्रष्टाचार के आतंक दलदल में डूबा हुआ कांग्रेस पार्टी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा के नाम पर यूपी की जनता को धोखा दिया, क्योंकि उनकी यात्रा यूपी से होते हुए गुजर गई। लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं। वहीं अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने यात्रा के लिए चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी, क्योंकि उन्हें कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण भेजा गया था। भारत यात्रा में कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें 3 तारीख को, उसके लिए हमने शुभकामनाएं दिया है। हालांकि अयोध्या के एक और संत आचार्य परमहंस ने राहुल गांधी का विरोध किया है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये देश के साथ एक बड़ा धोखा है। जब कश्मीर से आर्टिकल 370-35 में हटाया गया, सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जल्द यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किए जाने की चर्चा की गई। ये नया आयोग ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की परीक्षा कराएगा। साथ ही आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि टीईटी परीक्षा समय पर हो। राज्य सरकार संस्कृत स्कूलों पर भी फोकस कर रही है। ऐसे में सरकार की संस्कृत विद्यालयों को सुविधाओं के विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति देने की भी योजना है।
इस दौरान सीएम योगी ने आयोग की भावी योजनाओं चयन कैलेंडर को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसेवा आयोग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट के शुरू हो जाने के बाद लाखों अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने और अपडेट करने में बेहद आसानी होगी। आवेदक को अपनी फोटो और सिग्नेचर सिर्फ एक बार अपलोड करनी होगी। इस वेबसाइट में फॉर्म में संशोधन और अपडेट करने की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। वहीं उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का सामना कोर्ट में होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब कोर्ट की ओर से नई तारीख मुकर्रर हो गई। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी गाजीपुर नहीं पहुंचा। बांदा जेल से मुख्तार को गाजीपुर लाया जा रहा था, जिसके बीच की दूरी 400 किलोमीटर से ज्यादा है, लिहाजा सुरक्षा कारणों से मुख्तार कोर्ट नहीं आया। उम्मीद थी कि कोर्ट में दो बाहुबली मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मुख्तार अंसारी की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होनी है, साक्ष्य चूंकि उनका साक्ष्य चूंकि होना है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए आदेश किया गया है। कोर्ट में मुख्तार अंसारी तो नहीं आए, लेकिन उसरी चट्टी मामले में एक बड़ी गवाही हुई। उसरी चट्टी कांड का गवाह तौकीर कोर्ट में गवाही देने आया। वकीलों की माने तो तौकीर ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में अपनी गवाही दी है। एक गवाह तौकीर की गवाही हुई है, उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अब मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी को पेश होना है, लेकिन ब्रजेश सिंह के नहीं आने पर कोर्ट ने अपना कोई रुख अख्तियार नहीं किया है। जिस केस को लेकर दो बाहुबली आमने सामने होंगे, वो केस 1-2 साल पहले का नहीं बल्कि 21 साल पुराना केस है। उसरी चट्टी कांड में तौकीर की गवाही से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। गवाह तौकीर ने अभियोजन के पक्ष में गवाही दे दी है। तौकीर ने उसरी चट्टी कांड के मुख्य आरोपी बनाए गए ब्रजेश सिंह को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। जिस उसरी चट्टी मामले को लेकर दोनों बाहुबली आमने सामने होने वाले हैं, वो पूरा मामला 21 साल पहले का है। दरअसल गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 में मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था। ये हमला तब हुआ था जब मुख्तार अंसारी अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था। मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में मुख्तार के गनर और एक साथी की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने अपनी जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया था। 21 साल पहले के उसरी चट्टी कांड के मामले में ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है। इस दौरान आरोपी ब्रजेश सिंह को भी हाजिर रहना है। अब इंतजार है 10 जनवरी का, जब उम्मीद है कि दोनों बाहुबली कोर्ट में आमने सामने होंगे। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। हल्द्वानी में रेलवे की 75 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। अतिक्रमण को लेकर रेलवे ने इससे जुड़े लोगों को नोटिस भेजा है और अब ये मामला कोर्ट के पास पहुंच चुका है। दरअसल घनी आबादी वाले इस गफूर बस्ती में रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस आ चुका है। ये नोटिस रेलवे की ओर से थमाया गया और 6 तारीख तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद लोग विरोध लगातार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि विस्थापन के बाद ही बस्ती को खाली कराया जाए। लोग का जाएंगे, ये लोग तो गरीब जनता है, यही पड़ी भी है। ठंड के आलम है, ठंड के आलम में कहाँ जाएंगे लोग। लोगों का तर्क है कि वो लंबे अरसे से यहाँ पर हैं, कभी रेलवे ने जमीन पर दावा नहीं किया। जो परेशानी हमारे सामने आई बेफालतू की आई भी है, हमारे लिए तो एक आफत है, कोई समझ लो ये। अगर हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे हम, बताइए। जो मामला चल रहा है बस्ती का, वो तो है उनका, हम मने कब कर रहे हैं हम। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसके फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इधर नोटिस जारी होने के पहले ही रेलवे की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की पूरी ड्रोन मैपिंग कर ली है। ड्रोन के जरिए मकानों की फोटो और वीडियोग्राफी हो चुकी है। 5 जनवरी को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 50,000 से ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी है, लेकिन अब अतिक्रमण को लेकर सियासी आंदोलन की तैयारी हो रही है। 78 एकड़ जमीन पर बसे इस गफूर बस्ती के लोगों के माथे पर तब बल पड़ गया जब रेलवे की टीम ने इस पूरे इलाके की मैपिंग शुरू कर दी। राहत के लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अब 5 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन ये पूरा मामला अब सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ठंड के मौसम में 52,000 लोगों को बेघर करना उचित कदम नहीं है। 52,000 लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में आप सड़क में रखेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष। वहीं बुधवार को समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के हल्द्वानी जाकर उन परिवारों से मिलेगा। सरकारों का काम ये नहीं होता कि लोगों को उजाड़ दे,
सरकार का काम होता है लोगों को बसाए। दरअसल रेलवे के 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है। जमीन पर 4,365 लोगों ने मकान बना लिए हैं। बस्ती के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई होगी। अब गफूर बस्ती के लोगों की निगाहें 5 जनवरी को आने वाले फैसले पर टिकी है। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट बहुत भीषण था। शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। रजत और निशु यही वो 2 शख्स हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत की जान बच पाई। इन दोनों ने ही हादसे के बाद ऋषभ पंत की मदद की थी और उन्हें शुरुआत में रुड़की के अस्पताल तक ले गए थे, जिसके बाद ऋषभ को समय रहते मुकम्मल इलाज मिल पाया। रुड़की में प्राथमिक उपचार के बाद क्रिकेटर को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के 4 दिन बाद रजत और निशु ऋषभ से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे और उनकी तबीयत का हालचाल लिया। मिलने के बाद दोनों बेहद खुश दिखे। देहरादून गए थे, जहाँ भाई से शाम के ऋषभ पंत जी से हमारी शाम के टाइम मुलाकात हुई। उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए हमसे मुलाकात की और हमारा सम्मान किया। इस सम्मान को देखते हुए हम बहुत खुश हैं। दोनों ने पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात की और एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के खोए 4,000 रुपए भी पुलिस प्रशासन को वापस किए। दरअसल 30 दिसंबर को सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान रुड़की लौटते समय अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ की कार हम्मादपुर झाल के पास रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान ऋषभ कार में अकेले थे। उनके पीठ, माथे और पैर में चोट आई है। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट बहुत भीषण था। शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। रजत और निशु यही वो 2 शख्स हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत की जान बच पाई। इन दोनों ने ही हादसे के बाद ऋषभ पंत की मदद की थी और उन्हें शुरुआत में रुड़की के अस्पताल तक ले गए थे, जिसके बाद ऋषभ को समय रहते मुकम्मल इलाज मिल पाया। रुड़की में प्राथमिक उपचार के बाद क्रिकेटर को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के 4 दिन बाद रजत और निशु ऋषभ से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे और उनकी तबीयत का हालचाल लिया। मिलने के बाद दोनों बेहद खुश दिखे। देहरादून गए थे, जहाँ भाई से शाम के ऋषभ पंत जी से हमारी शाम के टाइम मुलाकात हुई। उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए हमसे मुलाकात की और हमारा सम्मान किया। इस सम्मान को देखते हुए हम बहुत खुश हैं। दोनों ने पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात की और एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के खोए 4,000 रुपए भी पुलिस प्रशासन को वापस किए। दरअसल 30 दिसंबर को सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान रुड़की लौटते समय अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ की कार हम्मादपुर झाल के पास रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान ऋषभ कार में अकेले थे। उनके पीठ, माथे और पैर में चोट आई है। पिछले कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटल्स में दरारों ने चिंता बढ़ा दी है और अब इसके ट्रीटमेंट को लेकर शासन की ओर से बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की एक टीम ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी है। घरों की दरकती इन दीवारों ने पहाड़ के लोगों के सामने पहाड़ सी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरारें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। 1-2 नहीं बल्कि जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ चुकी हैं। दहशत की वजह से कई परिवार दूसरी जगह शिफ्ट भी हो चुके हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि घरों में दरार बेहद गंभीर मसला है, जिसकी वजह से शहर में बेतरतीब तरीके से मकानों का निर्माण है। कंस्ट्रक्शन प्लान तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है। वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है। जाहिर है शहर के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो चुका है, जिसके कुछ मुख्य कारण माने जा रहे हैं। शहर में प्रॉपर जल निकासी का न होना, सीवर सिस्टम के अभाव में धंसाव होना, अनियंत्रित निर्माण होने से बड़ा संकट अलकनंदा नदी के कारण भी कटाव। इधर टिहरी के अटाली गांव में ग्रामीण भी खौफजदा हैं। ग्रामीणों की दहशत की वजह है उनके खेतों में पड़ रही है बड़ी बड़ी दरारें। ग्रामीणों के मुताबिक जब से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ है, ये दरारें पड़ रही हैं। पहले ये दरारें छोटी थी, मगर अब इनका आकार और दायरा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव सोमवार से मैनपुरी के दौरे पर है, जहां उन्होंने भोगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विकास योजनाएं पूरी न होने की वजह से भाजपा ने आरक्षण के मामले को लटका रखा। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तंज कस दिया। बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम हुआ कि आज सरकार को चुनाव
टालना पड़ा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब भाजपा को उस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हाल ही में सपा को जीत की संजीवनी मिली है, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सक्रियता बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव सोमवार से मैनपुरी के दौरे पर है, जहां उन्होंने भोगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विकास योजनाएं पूरी न होने की वजह से भाजपा ने आरक्षण के मामले को लटका रखा। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तंज कस दिया। बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज सरकार को चुनाव टालना पड़ा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब भाजपा को उस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हाल ही में सपा को जीत की संजीवनी मिली है, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सक्रियता बढ़ा दी है। संगम नगरी प्रयागराज में 6 जनवरी को शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर योगी सरकार ने बड़ी पहल की, जिसके तहत माघ मेले में इस बार भी मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार के निर्देश पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसलिए मेले से निर्धारित 650 हेक्टेयर क्षेत्र में और इससे सटे इलाके में अगर कोई मांस और मदिरा की बिक्री या इसका इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारा पूरा माघ मेला क्षेत्र है, चाहे इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। माघ मेला 6 जनवरी से शुरू होकर 18 फरवरी को संपन्न होगा। इन तारीखों के बीच पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। इन मुख्य स्नान पर्वों पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये अत्यंत स्वागत योग्य है और हमेशा सराहनीय है और ये हमारे सभी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर यह विषय है कि ऐसा कार्य उन्होंने किया है। योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2 साल बाद होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आकर महाकुंभ की तैयारियों का मास्टर प्लान तैयार कर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं। 6 जनवरी से धर्मनगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले साधु संत नाराज हैं। संतों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है संगम का पानी, जो मटमैला और काला दिखने लगा है, जिसके कारण खलबली मच गई है। प्रयागराज में संगम और आसपास जो गंगा का जल बह रहा है उसका रंग कहीं पर काला तो कहीं पर लाल नजर आ रहा है। जल के बदले रंग की जानकारी होने पर रसूलाबाद घाट से संगम तक गंगा नदी की निगरानी बढ़ाई गई है, तो साधु संत और श्रद्धालु मेले के स्नान के लिए साफ गंगा जल की मांग कर रहे हैं। सुधार करने की आवश्यकता है, तत्काल प्रशासन उसको संज्ञान ले, जो भी नाले कहीं से भी गंगा में आ रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। माघ मेला की तैयारियों में जुटे विभागीय अधिकारी और इंजीनियर्स ने 2 दिन पहले संगम क्षेत्र में गंगा जल के बदले रंग को देखा था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी गंगा जल को देखा था। गंगा जल के प्रदूषित होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी निगरानी बढ़ा दी है। मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने गंगा जल साफ न होने की शिकायत मिलने पर गंगा जल के नमूने टेस्ट के लिए भेजे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने इस पर एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक रिपोर्ट भी मंगाई है। जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को जो जल है वो मीट कर रहा है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल में किसी तरह की अशुद्धि न हो। और चलिए बात बस्ती की करते हैं। बस्ती में एक और शौचालय कांड सामने आ गया है। 4 सीटों वाले टॉयलेट का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि दोबारा 2 सीटों वाली तस्वीर सामने आ गई। बहादुरपुर ग्राम पंचायत के नौली में अब एक साथ 2 सीटों वाले शौचालय की तस्वीर सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब पंचायती राज विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो अधिकारियों के कान भी खड़े हो गए। इस मामले पर विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया, जिसके बाद शौचालय को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई है। 3 दिन पहले ही 31 दिसंबर को बस्ती जनपद के रुधौली में सामुदायिक शौचालय का वीडियो सामने आया था, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 टॉयलेट सीट लगाए गए थे। बिना किसी पार्टीशन के 4 टॉयलेट सीटों की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद पंचायती राज विभाग और प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद आनन फानन में सीटों को उखाड़ भी दिया गया। उस मामले की जांच भी जारी है, लेकिन नतीजा अब तक 0 है।
वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर डबल टॉयलेट का मामला सामने आ गया है। सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन को बस्ती जनपद में पलीता कौन लगा रहा है? क्या लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई होगी? और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। दिल्ली के कंझावला कांड में मृत युवती के शव का पोस्टमार्टम हो गया है, जिसकी रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। कंझावला कांड की शिकार युवती के शव के पोस्टमार्टम के बाद उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें युवती के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जांच में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले और सड़क पर घसीटे जाने को उसकी मौत की वजह बताई गई है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इसी बीच घटना से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें घटना से पहले एक होटल के बाहर युवती के साथ एक और लड़की स्कूटी पर बैठकर जाती हुई दिख रही है, जो हादसे के वक्त उसके साथ स्कूटी पर ही सवार थी और हादसे में चोट लगने के बाद वो अपने घर चली गई। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। होटल मैनेजर के मुताबिक दोनों के बीच होटल में बहस हुई थी और होटल में मृतका ने अपनी दोस्त के नाम से एंट्री करवाई थी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त मृतका के साथ मौजूद लड़की मामले में चश्मदीद गवाह है, जिसकी गवाही आरोपियों को सजा दिलाने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं आगरा में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी की कवायदें शुरू हो गई। ऐसे में ताज नगरी प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आगरा के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उस रूट से गुजरे जहां से G20 समिट के डेलीगेशन को गुजरना है। हम लोग अपने इस क्षेत्र में देख के कि क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, कहीं कोई इस तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं और जो हमारी लोकल पब्लिक है उनकी भी जन भागीदारी अच्छी रहे। G20 सम्मेलन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है। नए यूपी और नए भारत की संकल्पना के साथ आगरा में G20 की 3 बैठकें होनी हैं। ये बैठकें 9-10 फरवरी के बीच होंगी, जिनमें विदेशी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। आगरा पर्यटन नगरी ऐसे में G20 से जुड़े प्रतिनिधिमंडल स्मारकों का दौरा करेंगे। स्मारकों के भीतर और बाहर कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं, कैसे विकास संबंधी कार्य कराए जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार मंथन चल रहा है और ये हमारा प्रयास है कि एक रूपता लगे, जो हमारी लोकल चीज़ें हैं वो प्रदर्शित हों, यहाँ का कल्चर प्रदर्शित हो, जन सहयोग लिया जाए। इसके लिए हम लोगों से बातचीत करते चल रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं। G20 डेलीगेशन आगरा की एक छवि को लेकर अपने देश वापस लौटे। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। चलिए देश के बाद अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। प्रतिबंधों से चीन बौखला गया है और अब चीन ने उन देशों को धमकी दी है। चीन ने विदेशों में अपने यात्रियों के प्रवेश पर इस तरह के प्रतिबंध को अनुचित बताया है और इसकी निंदा की है। चीन के मुताबिक ऐसा सिर्फ चीनी नागरिकों के साथ हो रहा है, यानी उसे टारगेट किया जा रहा है। साथ ही चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। दरअसल भारत, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जापान सहित कई देशों ने चीनी यात्रियों को अपने देश में प्रवेश करने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। इसके ठीक उलट चीन ने अपने नागरिकों को विदेश की यात्रा करने से पहले क्वारंटीन की कोई शर्त नहीं रखी है। दूसरी तरफ चीन में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। चीन ने यह भी स्वीकार किया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को ट्रैक करना असंभव हो गया है। चीन में हालात इस कदर खराब हैं कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्मशान लाशों से अटे पड़े हैं। भारत में भी एक तरफ जहां XBB वेरिएंट ने चिंता बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के वेरिएंट BA.2.75 ने सबको डरा रखा है। हालांकि इस दौरान बीमारी की गंभीरता या अस्पताल में भर्ती होने में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। ऐसे में अन्य देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच भारत ने बचाव के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आई भीषण बाढ़ में सब कुछ डूब गया है। कैलिफोर्निया में आई बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हालात ऐसे हैं कि बाढ़ सब कुछ लीलने पर आमदा है। घर डूब गए हैं, कारें पानी में तैर रही हैं, इंसान परेशान है, जानवर परेशान है। कैलिफोर्निया के विशाल सेंट्रल वैली क्षेत्र में आए शक्तिशाली तूफान और बाढ़ के कहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय जेल से 1000 कैदियों को सेफ हाउस में शिफ्ट करना पड़ा। पहले तूफान में पेड़ गिरने की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 99 बंद रहा और अब बाढ़ की वजह से हाईवे पर आवाजाही मुश्किल है। बाढ़ के प्रहार में जब गांव से लेकर शहर ऐसे ही जलमग्न हो जाते हैं, तभी कुदरत का रौद्र रूप पता चलता है।
मौसम की एक ऐसी त्रासदी जिससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सैलाब जहां खुद अपना रास्ता बना लेता है, बस्तियां वीरान हो जाती हैं, खेत खलिहान डूब जाते हैं, इंसान बेबस हो जाता है। कुदरत की इस असीम ताकत के आगे किसी की एक नहीं चलती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।